अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का लेक्चर दूंगी। वेल, दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, दिस इज़ बेसिकली बेसिक रिव्यू ऑफ दिस बुक। ठीक है, कि आपके इस बुक में जो है वो कंटेंट क्या है और कितने चैप्टर्स हैं और सब कुछ मैं आपको इस बुक में बताऊंगी। ठीक है, यू कैन से इट्स अ शॉर्ट रिव्यू। बेसिकली आपको मैं बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट बताऊंगी। ठीक है, कि इसमें बोर्ड के लिहाज से अकॉर्डिंग टू बोर्ड इसमें कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, और मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो हमारी इकोनॉमिक की बुक है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये देखें, ये जो हमारा पहला या है ना स्टार्टिंग, ये है हमारी माइक्रो की। ठीक है, यहाँ ये हमारी माइक्रो है, माइक्रो। और ये मैक्रो। माइक्रो बेसिकली होता है जो शॉर्ट में मतलब ब्रीफ हो, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में सब कुछ। ठीक है, इसमें आपको जो भी लेक्चर्स मतलब चैप्टर्स आपको मिलेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत डिटेल्ड हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं। ठीक है, ये सारे, तो ये दो हिस्सों में हम पूरी बुक डिवाइड हुई हुई है। अब जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, वो दो क्वेश्चंस आपके मैक्रो में से आते हैं और एक क्वेश्चन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर भी हैं और पेपर्स भी हैं, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट मैं आपको आज रिव्यू दे देती हूँ। ठीक है, इसके जो बेसिक चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कंटेंट है और यहाँ पे कंटेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, 75 मार्क्स का इसका टोटल पेपर होता है। ये देखें, 75 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव होता है 15 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव होता है 60 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल इसके 75 मार्क्स बनते हैं। अब आप देखें, इसका जो पहला है चैप्टर वो दिया हुआ है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें आपको बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। ठीक है, उसकी नेचर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका स्कोप क्या है। आप आईकॉम फर्स्ट ईयर ठीक है वो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आईकॉम जो भी या बीकॉम पढ़ रहे हैं आप, तो इन सब्जेक्ट्स में इस डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स का रोल क्या है। ठीक है, उसका स्कोप क्या है, ये आपको इस वीडियो में नहीं, इस बुक में आपको पता लगेगा, इस चैप्टर में आपको समझ आएगी कि उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको कह दिया, मेरे चैनल पे आपको इन सब की वीडियोस मिलेंगी। मैं इन सब को एक्सप्लेन करूँगी, इन सब के क्या बल्कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपने और कुछ देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखें अगला दूसरा चैप्टर इसका आ जाएगा 25 पेजेस का फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर्स डिमांड थ्योरी। इकोनॉमिक्स जो देखें हमारा जो बजट आता है, ठीक है, हर जो हमारे मुल्क में बजट आता है, इमरान खान जो बजट लॉन्च करता है वो भी इकोनॉमिक्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, पहले आप इकोनॉमिक्स से वो पता लगाते हैं कि भाई मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। ठीक है, मुल्क के हालात को डिफ़ाइन करने के लिए ना ये सब्जेक्ट बना है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसकी जो वो ये है कवर, इसका टाइटल, इसके ऊपर भी देखें ग्राफ बने हुए हैं कि आपको इसका मुल्क का हालात का मतलब पता लगता है कि आपकी अभी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, ये सब कुछ आपको पता लगेगा। देखें पैसे बने हुए हैं, ये बेसिकली दीज आर कॉल्ड मोनोपोली। ठीक है, ये आपको अभी आगे चैप्टर्स में पता लगेगा। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। ठीक है, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी मतलब कंज्यूमर्स का मतलब है जो इंसान चीज़ें यूज़ कर रहा है। ठीक है, कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस है। कस्टमर वो होता है जो चीज़ें ख़रीदता है और कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ें यूज़ करता है। ठीक है, कस्टमर तो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूँ बट कंज्यूमर नहीं हूँ, मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया, सो आई एम नॉट अ कंज्यूमर, आई एम अ कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड थ्योरी है, नॉट अ कस्टमर्स डिमांड थ्योरी। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे वो करते हैं, समझाने में भी मेन जो फ़र्क होता है वो यही होता है कि कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस होता है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने बोर्ड का पेपर दिया था तो उसमें कस्टमर्स डिमांड और कंज्यूमर्स डिमांड में अच्छा खासा डिफरेंस आया था। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तो कंज्यूमर्स डिमांड थ्योरी जो होती है वो उनकी डिमांड होती है जो चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, ठीक है, तो ये मेरी जो डिमांड होगी शैम्पू, अगर मैंने मंथ में मैंने अगर 2 बॉटल्स लेनी है तो अब देखिए मैंने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, एक कंज्यूम कर लिया, अब मेरी डिमांड है कि मैं दूसरी भी लूँ, मेरी एक ख़त्म हो गई है।
और मेरी डिमांड है कि मैं दूसरी बॉटल भी लूँ, तो मैं क्या करूँगी, मार्केट जाऊँगी, मार्केट जाकर दूसरी बॉटल लेकर आऊँगी, ठीक है। मैंने मार्केट जाके दूसरी बॉटल ले ली है, तो अब मैंने जो शॉपकीपर को कहा है कि भाई मुझे दूसरे एक फॉर एग्जांपल डव की एक बॉटल दे दें शैम्पू की, ठीक है। तो अब मेरी डिमांड है, अब उस शॉप पे, ठीक है, उस शॉप पे डिमांड देखें इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। उस शॉप पे डिमांड इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि मैंने ऑफ़र की है। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ द डिमांड विल इंक्रीज़, ठीक है। डिमांड कैसे इंक्रीज़ होगी, इस तरह डिमांड जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। ये पूरी थ्योरी है, ये आपको थ्योरी में आगे जाके समझाऊंगी पूरा। फिर आगे जाके अभी खाली इन्होंने सेकेंड चैप्टर में कंज्यूमर्स डिमांड खाली बताया हुआ, ठीक है, कि डिमांड कितनी होती है। उसके बाद डिमांड और सप्लाई, डिमांड का अलग चैप्टर आएगा और सप्लाई का अलग चैप्टर आएगा, ठीक है जी। तो डिमांड और सप्लाई में ये डिफरेंस आता है कि डिमांड कितनी और सप्लाई कितनी है, ठीक है। कि अगर आपने एक चीज़ डिमांड उसकी इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी ऑब्वियस सी बात है सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। डिमांड इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई इंक्रीज़ होती है, और डिमांड अगर फॉल होगी तो सप्लाई भी फॉल होगा, ठीक है। क्योंकि जब डिमांड ही नहीं होगी तो फिर सप्लाई क्यों होगी, ठीक है। दिस इज़ दी कनेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें एक अच्छा खासा जो है वो कनेक्शन है डिमांड और सप्लाई का। तो ये आगे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ठीक है जी, फिर डिमांड और सप्लाई का भी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद फिफ्थ जो चैप्टर है वो आता है इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इक्विलिब्रियम आपको पता है क्या होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम काफ़ी स्टेट्स भी होती हैं, ठीक है। तो अब ये आपको डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है यहाँ के चैप्टर में मैं आपको बताऊँगी। ये लॉ ऑफ रिटर्न, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद है लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न में जो है ना वो आता है कि अगर रिटर्न्स के मतलब चीज़ें वापस करवाना और मतलब ये सब कुछ, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिटर्न भी आएगा इसमें, रिटर्न के भी डिफरेंट लॉज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू फर्म। कॉस्ट होती है बेसिकली कॉस्ट, ठीक है, कि आपका खर्चा कितना है, और रेवेन्यू होता है कि जो आपने खर्चा जिस चीज़ पे किया है उससे आपको फ़ायदा जो हो रहा है, उसका जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो क्या है। जो प्रॉफिट होता है ना वो होता है रेवेन्यू। और फर्म, यू नो, फर्म इज़ बेसिकली एनी कंपनी और एनी शॉप और वट एवर, ठीक है। तो आपको उस फर्म में अगर आपने एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक कंपनी है और उस कंपनी में आपने डिफरेंट मशीनरीज परचेज़ की हैं, ठीक है, कॉस्ट, ठीक है, आपने खर्चा किया है, कॉस्ट मीन खर्चा, ठीक है, आपने डिफरेंट खर्चा किया है, डिफरेंट मशीनरीज जो हैं वो परचेज़ की हैं। उसके बाद उस मशीनरी को आप यूज़ में लेकर आए हैं, ऑल राइट जी, आप उस मशीनरी को यूज़ में लेकर आए हैं, और उस मशीनरी के बाद आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना उस मशीनरी से, ठीक है, जितना मर्जी प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट जो होगा ना वो होता है रेवेन्यू, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ फर्म। इसमें आपको सारा डिटेल पता लगेगा कि रेवेन्यू कॉस्ट कितनी होनी चाहिए एक फर्म की, और सब कुछ मतलब, ठीक है। अगला चैप्टर इसका जो है चैप्टर 8 वो आ जाएगा प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली वाला चैप्टर तो मैं आपको कहती हूँ आप आंखें बंद करके याद कर लें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोनोपोली वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बाद हाँ, इनमें से आप बस खाली ये दो पढ़ लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में से, बोर्ड के लिहाज से। अच्छा, उसके बाद फिर आपका चैप्टर आ जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कोई प्रोडक्शन मतलब आपने कोई भी चीज़ लॉन्च की, ठीक है, लॉन्च किए तो उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, उसके आउटकम्स क्या होने चाहिए, उसकी प्राइसिंग क्या, उसके प्राइसिंग फैक्टर मतलब उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, आपको कितना फ़ायदा होगा। आप ये नहीं है कि आप अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, आप लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो इतनी हाई कर दें कि उसकी डिमांड आए ना, ठीक है। तो आपको डिमांड और सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, डिमांड और सप्लाई। आपको इसके अंदर मेन चीज़ पता लगती है कि आपने प्राइस कितनी रखनी है और आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैंने आपको 9 मिनट्स की वीडियो अभी जो बनी है, ठीक है, अभी तक 9 मिनट्स में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझाया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और बहुत डिटेल में समझाया है। तो अब मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाती हूँ, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आपको पता लगेगा कि नेशनल इनकम हमारी इनकम नहीं होती, ठीक है, या तो वो किसी भी ऑफिस की इनकम नहीं होती। नेशनल इनकम में पूरे हमारे मुल्क की इनकम आ जाएगी, ठीक है। हमारे पूरे मुल्क में जो जितनी भी ग्रॉस, इस नेशनल इनकम में ना, ठीक है, डिफरेंट वो आते हैं, मतलब
GDP आ जाएगा, GNP आ जाएगा, DPI आ जाएगा, ठीक है। इनकी जो एब्रीविएशंस हैं वो होती हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाएगा, PI यानी पर्सनल इनकम आ जाएगी। तो इसके अंदर ये सब कुछ होता है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे सब कुछ नहीं लिखा, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये लिखा हुआ है मुझे नज़र पड़ गई, ठीक है। मैम नेशनल इनकम, ये जो चैप्टर है ना आपका नेशनल इनकम, इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। नेशनल इनकम में मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम आ जाएंगे, नेशनल इनकम एट फैक्टर अर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, नेशनल इनकम का। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा मनी, पैसा। क्या है पैसा? व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ वेल्थ, वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज़ द फैक्टर्स, मतलब सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी, इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड देयर इफेक्ट। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होता है राइज एंड फॉल, ठीक है, ये आप कर लें। इन्फ्लेशन यानी मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, मतलब महंगाई हो गई है, ठीक है। तो और डिफ्लेशन में आ जाएगा महंगाई, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और पैसे बहुत, मतलब नेशनल इनकम है जब बहुत लो जा रही है, वो नहीं कहते मुल्क की ख़जाना ख़त्म हो रहा है और ये सब कुछ। तो ये सब कुछ ना इसमें आ जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बिजनेस साइकिल। मैं कहती हूँ मनी, नेशनल, माइक्रो इकोनॉमिक्स के खैर सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पब्लिक फाइनेंस आप अगर चॉइस पे छोड़ भी देना तो कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप बेशक एक चॉइस पे छोड़ दें, इट डजेंट मैटर कि आप ये बहुत ज़्यादा डीपली याद करें। बिजनेस साइकिल, ठीक है। बिजनेस साइकिल में आपको फेजेस पता लगते हैं और थ्योरी पता लगती है, ठीक है, कि थ्योरी क्या है बिजनेस साइकिल की और फेजेस क्या है बिजनेस साइकिल के। बिजनेस साइकिल बेसिकली मैं आपको बताऊं, बिजनेस साइकिल का चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिजनेस में आपको पूरा, जैसे हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी थी ना अकाउंटिंग की बुक का रिव्यू करते हुए, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल में ना देखें, बिजनेस साइकिल जैसे हमने अकाउंटिंग को पढ़ा था ना, अकाउंटिंग साइकिल वाला, ठीक है, अकाउंटिंग के सारे फेजेस पता लग गए थे हमें, ऐसे बिजनेस साइकिल है। पूरी बुक को अगर आपने बिजनेस पढ़ना है ना, तो बिजनेस को समझने के लिए आपको बिजनेस साइकिल का पता होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस साइकिल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपको बिजनेस अपने कैसे चलाना चाहिए। अगला आ जाएगा आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड आपको पता लगेगी, ठीक है। इस चैप्टर में आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड ट्रेड की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, कंपैरेटिव एडवांटेजेस आपको पता लगेंगे, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOP और BOT, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका जो डिफरेंस है ना, इसका क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, या आपको ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट या डिफाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड। These two questions are most important question. You can say these two questions are the backbone of this book. All right, तो ये आपको क्वेश्चन मस्ट करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये दो आपने ज़रूर करने हैं। उसके बाद आप देखें पब्लिक फाइनेंस वाला चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस में आपको पता लगेगा मीनिंग ऑफ पब्लिक, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पता लगेगा। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, यस, आपने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन मस्ट पढ़ने हैं आप, ठीक है। आप बिल्कुल न्यू, आपने बोर्ड का पेपर देना है, ठीक है, आप बिल्कुल न्यू हैं, इस बुक कर रहे हैं, तो आपने बुक बंद है, बुक खोलनी है ना, ठीक है। बुक जैसे ही आपने खोलनी है तो आपने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन करनी है, ठीक है। मैं आपको बताती भी हूँ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है ये, बल्कि मैं अलग चैप्टर वीडियो बनाऊँगी तो आप देखिएगा। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर हाल में क्वेश्चन आता है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, हर हाल में, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आता है ज़कात एंड उश्र, ठीक है। ये देखें कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ज़कात एंड उश्र, इस चैप्टर में आपको ज़कात एंड उश्र का भी पता लगेगा, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर चॉइस पे छोड़ने के लिए बताऊँ क्यों कहा था, चॉइस पे छोड़ने के लिए मैंने आपको ये चैप्टर इसलिए कहा था क्योंकि इसमें शॉर्ट कोई भी नहीं आता, ठीक है। हाँ, अगर आ भी जाए ना तो आप एक अदर चैप्टर चॉइस पे छोड़ सकते हैं, तो आप ये चैप्टर चॉइस पे छोड़ सकते हैं, बट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आपने मस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर बस ठीक है, आप ये वाला चैप्टर मस्ट करें, ठीक है, चॉइस पे मत छोड़ें, क्योंकि इसमें कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है और आपने मस्ट करना है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद इस चैप्टर में आपको ज़कात एंड उश्र भी पता लगेगा कि आपने ज़कात कितनी निकालनी होती है, उश्र कितना होता है, और पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है, सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको मैंने अभी इस छोटी सी वीडियो खाली खैर लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो मैंने आपको इन दोनों में डिफरेंस दे दिए। कोई भी अगर आपको
कुछ पूछना हो, कोई अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में ना आई मेरी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको पूरे बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको स्लोली मैं आपको इस चैप्टर की वीडियोस भी डालूंगी, मैं रोज़ की बल्कि वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा, मैं मॉडल पेपर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। प्रिंसिपल इकनॉमिक्स की बुक, तो ये आपके इकनॉमिक्स की बुक है, ठीक है। अब्दुल गनी चौधरी, तारिक महमूद एंड डॉक्टर फरीद शरीफ फ़ारूकी, ठीक है। ये 3 इस बुक के ऑथर्स हैं और ये बुक है और ये अभी तक चेंज नहीं हुई है। ये बहुत पुरानी बुक हो गई है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।